तो यार मैं हूँ विवेक और फाइनली 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद फाइनली बाकी डीओयू एनिमे का ऑफिशियल सीजन 2 आ गया है। और अगर आप नए आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सारे एपिसोड्स यहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं पिकल को, और यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती है डॉक्टर पेन के द्वारा, और यहाँ पर मीडिया उनके सामने बैठी होती है और उन मीडिया में से एक बंदा सवाल पूछता है, अभी अभी आपने कंफर्म किया है सर कि ये वही प्री हिस्टोरिक मैन पिकल ही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये इतने समय कहाँ गायब हो गया था और ये अभी तक जिंदा कैसे है। ये सवाल सुनते ही डॉक्टर पेन बताते हैं कि यहाँ पर पिकल सीवर्स में रह रहा था और वहाँ पर वो बहुत बड़े बड़े जानवरों का शिकार कर रहा था और ऐसे ही वो जी रहा है तब से। और हम एग्जैक्ट उसी क्रोकोडाइल को देखते हैं जिसका पिकल ने शिकार किया था सीजन 1 में, और यहाँ पर उसे वो खा रहा है और बहुत सारा खा चुका है। और डॉक्टर पेन हमें ये भी बताते हैं कि जो सीवर है उसमें तापमान मेंटेन रहता है कई सालों तक लगातार। वहाँ की हवा में नमी है और साथ ही साथ एक ऐसा एनवायरनमेंट है जैसे कि खुद का उसका एक इकोसिस्टम हो, और वहाँ पर कई लाइफ्स रहते भी हैं। जैसे कि मान लो हमारे शहर में किसी ने जंगली छिपकली पाली, और क्योंकि वो बहुत बड़ी हो गई थी तो इसीलिए उसके मालिक ने उसे सीवर में डाल दिया, और यहाँ पर वो आराम से जी रही है सीवर के नीचे। क्योंकि उनके अनुकूल इन्वायरमेंट है तो हो सकता है वहाँ बड़े बड़े क्रोकोडाइल, छिपकलियाँ, चूहे, यहाँ तक कि बड़े बड़े ताकतवर सांप भी हों। और पिकल पक्का शिकार करके इन सबको खा रहा है और जी रहा है। ऐसा हम कह सकते हैं कि वो फूड चेन के टॉप पर है, क्योंकि फाइनली अब पिकल को स्पॉट कर लिया गया है और उसे कैप्चर करने का भी प्लान बना लिया गया है। तो इसलिए पुलिस ने ये तय किया है कि वो बहुत सारा कई लीटर्स ऑफ क्लोरोफॉर्म डालेंगे उस सीवर के अंदर। साथ ही साथ एक लंबी चौड़ी रिसर्च के बाद सभी पिकल के स्पॉट होने वाले जगह को मार्क किया गया है, और 5 किलोमीटर के दूर सीवर्स में हम ये सब क्लोरोफॉर्म वाली एक्टिविटी कर रहे हैं, ये डॉक्टर पेन बताते हैं। और अगले 3 दिन में ये प्लान काम कर जाता है और हम देखते हैं फाइनली पिकल बेहोश उन्हें मिल जाता है, और यहाँ पर पिकल को लंबे चौड़े एम्बुलेंस में लोड करके एक फैसिलिटी ले जाया जाता है। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, ऑब्वियसली टोकुगावा की ही, और यहाँ पर डॉक्टर पेन और उसके असिस्टेंट्स भी मौजूद होते हैं। और उतने में ही हम देखते हैं कि मुसाशी के साथ टोकुगावा वहाँ आ जाते हैं। खैर टोकुगावा यहाँ मेल मिलाव में बिजी होते हैं, लेकिन हमें पता चलता है कि मुसाशी की नजरें गड़ चुकी हैं पिकल के ऊपर, क्योंकि सीजन 1 में पिकल से मिलने की चाह की थी मुसाशी ने, इसीलिए टोकुगावा ने ये सब सेटिंग बैठाकर इन्हें इस तरीके से मिलवाया होता है। फिर उतने में ही टोकुगावा यहाँ पर मुसाशी से कहते हैं, तो सर जैसा कि आपने कहा था आपको पिकल से मिलना था ना, ये आपके सामने है, अब आप क्या करेंगे? ओह ये पिकल, ये तो सच में लाजवाब है, लेकिन अभी भी एक बात है जो मुझे कंफर्म नहीं है, क्या ये सच में डायनासोर्स का शिकार करता था? खैर मुसाशी इतना कहते ही चटाक से पिकल के मुंह में एक जोरदार हाथ मार देते हैं, हम देखते हैं। और यहाँ पर सभी के सभी लोग ये देखकर चौंक जाते हैं, और एकदम से इससे पहले कि वो कुछ कहें दोबारा से मुसाशी यहाँ पर अपने तगड़े हाथ को उठाते हैं और पाक से एक जोरदार हाथ और मारते हैं। खैर इतना देखते ही टोकुगावा बौखला जाते हैं और कहने लगते हैं, आखिर आप ये कर क्या रहे हैं, उसे चोट लग जाएगी। और यहाँ पर मुसाशी हमें बताते हैं, मैंने जितने ताकत से इसे मारा इसे उससे फर्क ही नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि इसकी ड्यूरेबिलिटी सच में शानदार हो सकती है। मतलब मुसाशी यहाँ पर लिटरली ठोक पीट कर ड्यूरेबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं। खैर यहाँ पर उतने में ही मुसाशी एकदम से फ्यूरियस हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो पिकल का गला काट देते हैं, और सरप्राइजिंगली पिकल को ये अटैक फील होता है और वो जाग जाता है। खैर पिकल को इस तरीके से जागता देख यहाँ पर सभी के सभी सुन्न रह जाते हैं, और उतने में ही हम देखते हैं कि अपने 6 पैक्स दिखाता हुआ पिकल एकदम से मुड़कर उठता है, और यहाँ पर उसके साइज को देखकर मुसाशी सच में इम्प्रेस होते हैं। तभी मुसाशी सबको बताते हैं कि जिस टेक्निक से इन्होंने काटा था यहाँ पर पिकल को, वो टेक्निक वो 8 बॉडी काटने में यूज करते हैं। एम्परर को दिखाने के लिए यही टेक्निक उन्होंने यूज की थी, और यहाँ पर उन सब के परखच्चे उड़ गए थे, यहाँ तक कि नीचे का प्लेटफॉर्म तक कट गया था। और इसी भयानक इंटेंसिटी वाले अटैक को इन्होंने पिकल के ऊपर इस्तेमाल किया। खैर एम्परर तो इम्प्रेस हो गए थे, चारों तरफ उनकी जय जय भी हो गई मुसाशी की, लेकिन
पिकल के केस में ये तो बिल्कुल उल्टा ही पड़ गया। तभी मुसाशी एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि इस युग में जागने के बाद से जितने भी लोगों को उन्होंने काटा है, लेकिन उनमें से 2 लोग हैं जिन्हें काटने में उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। उनके केवल स्किन को ही वो चोट पहुंचा पाए, पार कर पाए, बाकी की हड्डियां मसल्स वो नहीं छू पाए। और पहले वो आदमी है यूजिरो और दूसरा आदमी है पिकल। खैर पिकल, मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम मुझे और वार करने दो। और तभी हम देखते हैं कि पिकल उठकर खड़ा हो जाता है मुसाशी के सामने और यहाँ पर मुसाशी उसे देखकर कहते हैं, अरे वाह, तुम तो कितने लंबे हो, तुम्हारी कदकाठी सच में लाजवाब है पिकल। पिकल पहले तो उनकी बात को सुनता है और उतने में ही हम देखते हैं कि पिकल को एकदम से गुस्सा आ जाता है, क्योंकि पिकल ने मुसाशी के रूप में किसी को देखा है। और उतने में ही एकदम से वो अटैक कर देता है एकदम से मुसाशी के ऊपर। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर उसके मुंह में ही अपना हाथ दे देते हैं मुसाशी और इतना जोर से खींचते हैं कि पिकल को लगता है कि उसका जबड़ा काट दिया गया हो। वो इतने में नहीं रुकते, साथ ही साथ वो इतने सारे वार करते हैं पिकल के ऊपर कि उसे महसूस होता है कि उसका शरीर कई जगह से कट गया है। लेकिन यहाँ पर पिकल दर्द से करा रहा होता है और मुसाशी की हैंड टेक्निक से वो वाकिफ अभी भी नहीं हुआ होता है, क्योंकि पिकल को समझ में नहीं आ रहा होता कि बिना किसी हथियार को पकड़े ये आदमी उसे हथियार से लगने वाली चोट कैसे दे पा रहा है। खैर उतने में ही मुसाशी कहते हैं, सच बता रहा हूँ पिकल, अगर मैं असली तलवार से भी तुम पर वार करता तो अभी भी तुम्हारे मसल्स को पार नहीं कर पाता, हड्डी को छूना तो दूर की बात है। खैर यहाँ पर पिकल अब एकदम गुस्सा होते हुए भारी कदमों के साथ बढ़ता है मुसाशी की ओर और बहुत ही भयानक तरीके से अपने जबड़े को खोलकर उसे काटने की कोशिश करता है। लेकिन उससे पहले ही पिकल को फील होता है कि उसके दोनों हाथ काट दिए गए हों। साथ ही साथ 2 सेकंड के अंदर ही मुसाशी और कई सारे रिपीटेड वार कर देते हैं पिकल के ऊपर केवल अपने हाथों से। और यहाँ पर वो कहते हैं, इन वारों से तो मैं किसी सामुराई के हेलमेट को बीचों बीच से काट दूं, लेकिन तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा। खैर यहाँ पर पिकल को गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन फिर भी वो काफी शांत लग रहा होता है। यहाँ पर वो एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने चोटों को समझने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि उसे फील हो रहा होता है कि उसका शरीर अलग हो चुका है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता, एकदम नॉर्मल होता है सब। खैर अब पिकल के दिमाग की बत्ती जलने लगती है और हमें मिलता है एक फ्लैशबैक। और यहाँ पर जुरासिक एरा में हम देखते हैं एक सौरोपॉड्स को और यहाँ पर वो ऑब्वियसली पेड़ खा रहा होता है और यहाँ पर पिकल उसके सामने खड़ा होता है उसका शिकार करने। लेकिन वो अकेले ही सौरोपॉड्स का शिकार करने नहीं आया होता, वहाँ पर उसका इनकाउंटर हो जाता है एक वेलोसिरैप्टर से। वेलोसिरैप्टर्स बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव और तेज माने जाते हैं और साथ ही साथ स्पीड के अलावा सबसे भयानक चीज़ उनके पास है उनके पंजे। ये बहुत ज़्यादा ब्रेव होते हैं और साथ ही साथ इनके पंजे इतने भयानक और धारदार होते हैं कि बड़े से बड़े डायनासोर्स का भी शिकार कर लेते हैं ये। और यहाँ पिकल का इनकाउंटर जब एक वेलोसिरैप्टर से हुआ था तो उसे याद आता है कि उसने कितने भयानक और गहरे घाव दिए थे पिकल को। जहाँ दूसरे डायनासोर्स सड़ा हुआ मांस भी खा लेते हैं, लेकिन वेलोसिरैप्टर पागल है। यहाँ पर बड़े बड़े डायनासोर्स को वो चैलेंज करता है जैसे उसे लड़ने में मजा आता हो, केवल शिकार ही उसका एकमात्र लक्ष्य ना हो। और पिकल को यहाँ पर अपने उसी एनिमी का एक झलक दिखता है मुसाशी के अंदर। वेलोसिरैप्टर से उसे कंपेयर कर रहा होता है पिकल। फिर अब सीन होता है चेंज और यहाँ पर डॉक्टर पेन के असिस्टेंट जो होते हैं एक खास रूम में लेकर आए होते हैं हमारे फाइटर्स को और यहाँ पर वो हमें बताते हैं यहाँ की दीवारें 6 इंच मोटी स्टील की बनी हैं और साथ ही साथ जो नीचे ग्राउंड है वो बहुत ही खास फाइबर और प्लास्टिक को मिलाकर बनाया गया है। ये जगह आपके फाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। खैर उतने में ही डॉक्टर पेन कहते हैं जो भी यहाँ हो रहा है वो बहुत गलत हो रहा है। तभी वो मुसाशी से कहते हैं, मुसाशी मेरी बात सुनिए, क्लोनिंग टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, आप उसके जीते जागते सबूत हैं और पिकल हमारी एक धरोहर है। अगर आप दोनों लड़ेंगे तो हो सकता है आप में से किसी एक को हम खो दें या फिर दोनों को ही। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फाइट अभी की अभी यहीं की यहीं रोक दी जाए। और उतने में ही टोकुगावा कहते हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर, मैंने बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं अपने फॉर्च्यून के। मैंने क्लोनिंग टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया, मैंने पिकल को यहाँ लाने में पैसा लगाया, तन मन धन मैंने सब कुछ लगाया और मैंने ये सब इसीलिए किया ताकि मैं इस मूवमेंट का हिस्सा बन सकूं। लेकिन तुम क्या कह रहे हो?
ये सब बंद कर दो। खैर टोकुगावा की इन बातों को सुनकर काफी इम्प्रेस्ड लग रहे होते हैं मुसाशी। खैर उतने में टोकुगावा डॉक्टर पेन से कहते हैं, अगर तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है तो अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। खैर उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से डॉक्टर पेन यहाँ पर गन निकाल देते हैं, तान देते हैं मुसाशी के ऊपर और उससे कहने लगते हैं चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। उतने में ही हम देखते हैं कि उनका हाथ टूट जाता है और हाथ ही नहीं टूटता, हम देखते हैं कि मुसाशी ने उनके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया होता है और यहाँ पर वो चीखना चाह रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही होती और यहाँ पर मुसाशी के हाथ में गन आ जाती है। खैर यहाँ पर वो तुरंत पॉइंट कर देते हैं गन को टोकुगावा की तरफ और वहीं पर दीवार में धै 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 करके 3-4 राउंड पेल देते हैं वो और यहाँ पर उसका जो खाली कारतूस होता है वो जमीन में ठनन ठनन करके गिरता है। ओ तो इसे कहते हैं गन। मैं मान गया ये शूरिकेन से काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी एक योद्धा के किसी काम का नहीं। तो पिकल मेरे दोस्त, चलो हम वो शुरू करते हैं जिसके लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और उतने में ही हम देखते हैं कि पिकल और मुसाशी फिर से आमने सामने आ जाते हैं और यहाँ पर मुसाशी पिकल से कहते हैं, तो पिकल मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कुछ ऐसे मूव्स दिखाओ जिससे तुम डायनासोर्स को मारा करते थे। खैर वहाँ दूसरी तरफ डॉक्टर पेन को भयानक ट्रॉमा हो गया होता है। अपने टूटे हाथ को लेकर वो बैठे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि कैसे केवल इमेजिनरी टेक्निक से ही, अपने हाथ से ही मुसाशी ने उन्हें काटा। ये सब असली ना होते हुए भी कितना असली लगा। उस ठंडे लोहे को काटते हुए वो महसूस कर पा रहे थे, उनके मसल्स, उनके फैट, वेन्स सबको कटते महसूस कर पा रहे थे। उनकी हड्डी तक को वो महसूस कर रहे थे कि वो कट चुकी है। साथ ही साथ इस कटने के सेंसेशन को उन्होंने अपने अंदरूनी ऑर्गन्स तक में महसूस किया और यहाँ पर वो समझ गए हैं कि कितने ज्यादा खतरनाक है मुसाशी। अब पता नहीं वो पिकल के साथ क्या करेंगे। लेकिन पिकल के लिए यहाँ पर चीजें काफी अलग चल रही होती है क्योंकि यहाँ पर उसका एनिमी उसके सामने खड़ा होता है, द वेलोसिरैप्टर। और यहाँ पर उतने में हम देखते हैं कि पिकल जोरदार लात से अपने एकदम अटैक करता है मुसाशी के ऊपर। वो बच जाते हैं और पिकल को इमेजिनरी टेक्निक से काट देते हैं। अपने पैर के उस कट को फील करके पिकल जोर से चीखता है, यहाँ तक कि मुसाशी कहने लगते हैं कि इतना जोर से काटने के बाद भी मैं तुम्हारी हड्डी को पार ही नहीं कर पाया। खैर उतने में एक जोरदार अपरकट मारने की कोशिश करता है पिकल, यहाँ उससे भी बच जाते हैं मुसाशी और स्विंग करके एक जोरदार अटैक वो करते हैं जिससे कि एकदम थॉर्सो कट जाता है पिकल का यहाँ पर और दर्द के मारे लिटरली उसकी जान निकल रही होती है। और तभी मुसाशी यहाँ पर कहते हैं, तुम्हारी ड्यूरेबिलिटी सच में काफी लाजवाब है क्योंकि जिस तरीके से मैंने तुम्हें काटा है अभी तक तो तुम्हारी अतड़ियां बाहर आते हुए दिखनी चाहिए थी मुझे। खैर भले ही अंदरूनी अंग बाहर ना आए हों लेकिन पिकल को यहाँ बहुत दर्द हो रहा होता है, वो चीख रहा होता है दर्द में। और यहाँ पर मुसाशी ये भी कहते हैं कि अब तक जिनसे भी उन्होंने लड़ा है पिकल उससे कहीं ज्यादा अलग है, लेकिन पिकल को इन सब चीजों से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता। उसका एनिमी उसे चोट पहुंचा रहा है, बस वो इतना ही जानता है। खैर तभी मुसाशी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं, हाँ मुझे दिख रहा है, मुझे फाइनली तुम्हारी सारी अचीवमेंट्स दिख रही हैं। तो यहाँ पर हमें ये दिखाया जा रहा है सोना और हाथों के जरिए कि पिकल ने क्या क्या कमाया है अपने जीवन में, मतलब वो कितना ज़्यादा मशहूर है या कितना ज़्यादा उसने अचीव किया है। और मुसाशी जो है एक सिंबॉलिक ढंग से देख रहे होते हैं उसके अचीवमेंट को हाथ और सोने में मिलाकर। और तभी यहाँ पर समझ में आ जाता है मुसाशी को कि पिकल छोटा मोटा हंटर नहीं है, हो सकता है अपने कबीले का सबसे बेस्ट हंटर वही हो। साथ ही साथ इतने बड़े और भयानक डायनासोरस की हत्या की हो पिकल ने, हो सकता है कि इन्हीं सब के कारण उन्हें सबसे बेस्ट मानते हो पूरे कबीले के लोग। साथ ही साथ पिकल प्रेजेंट टाइम में भी फूड चेन के टॉप पर बैठा है और इन सब अचीवमेंट्स को देखकर मुसाशी तारीफ करते हैं पिकल की और उससे कहते हैं, मानना पड़ेगा मैंने तुम्हारे जैसा अपोनेंट आज तक नहीं देखा अपनी जिंदगी में, मुझे खुशी है कि मैं तुमसे लड़ पा रहा हूँ। खैर उतने में हम देखते हैं कि पिकल एकदम से बैठ जाता है और यहाँ पर मुसाशी भी एकदम फायर्ड अप हो गए होते हैं, उनका मर्डरस ऑरा बाहर आ गया होता है। लेकिन वो नोटिस करते हैं कि पिकल कुछ कर रहा है और हम देखते हैं कि यहाँ पर स्टैंस ले लिया होता है पिकल ने। और इस तरीके से चार्ज स्टैंस में देखकर एकदम से मुसाशी चौंक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं और यहाँ पर वो पिकल से कहते हैं, आखिर तुम करना क्या चाहते हो?
क्या ये तुम्हारा फिनिशिंग मूव है पिकल? उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से पिकल चार्ज कर देता है मुसाशी के ऊपर। उसे लेकर वो एक दीवार से जोर से टकराता है और बहुत ज्यादा ताकत लगाने लगता है पिकल। और मुसाशी ने उसके दोनों हाथों को पकड़े रखा होता है और दोनों के ही हाथ आपस में एकदम ताकतवर तरीके से जकड़े हुए होते हैं। दोनों के दोनों ही ताकत लगा रहे होते हैं। मुसाशी भी पूरी तरह फोकस्ड होते हैं, यहाँ तक कि इतना ज्यादा ताकत लगा रहे होते हैं वो लोग कि उनके हाथ से धुआं निकलने लगता है। और यहाँ पर एक हाथ लिटरली एक ऐसे व्यक्ति का है जो कि डायनासोर्स का शिकार करता है और दूसरा हाथ एक ऐसे व्यक्ति का है जिसने स्वॉर्ड्समैनशिप में महारत हासिल की है। पिकल यहाँ पर पूरी ताकत लगाकर दबाने की कोशिश कर रहा होता है मुसाशी को और एकदम से दोनों के बीच ये रस्सा कशी और बढ़ जाती है। और ये सब देखकर टोकुगावा को तो एकदम ऑर्गेज़म आ रहा होता है। खैर, जिस बंदे ने ट्रक को हिला दिया यहाँ पर वो मुसाशी को नहीं हिला पा रहा होता है और पिकल को भी ये समझ में आ रहा होता है, इसलिए वो और ताकत लगा रहा होता है और इनकी इस रस्सा कशी को देखकर चौंक जाते हैं वहाँ के लोग। खैर, उतने में ही पिकल को रियलाइज होता है कि आज तक उसने कई सारे चीज़ों में अपनी ग्रिप बनाई है, इतने भयानक चीज़ों में उसने अपनी ग्रिप बनाई है, लेकिन उन चीज़ों के द्वारा उसके हाथ को कभी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर तोड़ दे रहा है उसके हाथ को लिटरली मुसाशी। पिकल को पहली बार अपने हाथों में इतना भयानक दर्द महसूस हो रहा है। खैर, यहाँ पर पिकल इसे एंजॉय भी करने लगता है और उतने में ही हम देखते हैं कि एकदम से एक जोरदार हेडबट मार देते हैं यहाँ पर मुसाशी पिकल के बिल्कुल नाक में। और यहाँ पर जैसे ही पिकल गिरता है उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं, बिल्कुल सीधा उसके ऊपर वो बैठ जाते हैं और यहाँ पर कुछ आकलन करने लगते हैं। और वहीं पर दूसरी जगह टोकुगावा एंड फ्रेंड नोटिस करते हैं कि 6 इंच की स्टील की मोटी दीवार किस तरह से दिख रही है इन दोनों के टकराने के बाद। खैर, यहाँ पर पिकल के ऊपर बैठे होते हैं मुसाशी। पिकल एकदम काम लग रहा होता है और उतने में ही मुसाशी पिकल से कहते हैं, मानना पड़ेगा तुम्हारा बोन स्ट्रक्चर सच में लाजवाब है। तुम्हारी हड्डियां तो इस कदर मजबूत हैं कि जैसे लोहे से बनी हो, इसीलिए मैं इन्हें नहीं काट पा रहा शायद। खैर, यहाँ पर वैसे तो मुसाशी लोहे को काट देते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन फिर भी एक तारीफ करने का ढंग होता है। वो कहना चाहते हैं, मतलब उसकी हड्डी की तारीफ करना चाहते हैं वो, इसीलिए वो इस तरीके से लोहे का कह रहे हैं और मैं नहीं काट पाऊंगा ऐसा कह रहे हैं। खैर, उतने में ही हम देखते हैं कि इतना उई करके इतना जोर से उछलता है पिकल कि मुसाशी लिटरली ऊपर जाकर टकरा जाते हैं और यहाँ पर वो फाइनली पिकल से अलग खड़े हो जाते हैं। हाँ, ये हुई ना बात। यही तो मैं सोच रहा था कि तुम मुझे अपने गिरफ्त से कैसे छुड़ाओगे। ये बिल्कुल एक जंगली घोड़े की तरह था। लेकिन तभी मुसाशी एक पति की बात कहते हैं। वो कहते हैं, टोकुगावा, मैं सोच रहा था कि क्या हो अगर मेरे पास एक असली तलवार होती इस वक्त, क्या पिकल का हाल इससे भी बुरा होता? तभी टोकुगावा कहते हैं, हाँ बिल्कुल, अभी जो भी चल रहा था वो सब इमेजिनरी ढंग से चल रहा था, लेकिन अगर अभी आपके पास ओरिजिनल तलवार होती तो हो सकता था कि पिकल की हड्डियां भले ही ना काटी गई होती, लेकिन फिर भी आप उसे इतने गहरे घाव दे देते जिससे वो ब्लड लॉस के कारण ही मर जाता। और उतने में ही मुसाशी कहते हैं, जहाँ तक मैं पिकल को अभी तक समझ पाया हूँ वो तो अपने आप को बचा भी नहीं पाता। और उतना सुनते ही डॉक्टर पेन यहाँ पर दौड़ पड़ते हैं और मुसाशी का कॉलर पकड़कर उससे कहते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? तुम लिटरली पिकल को मारने की बात कर रहे हो। खैर, ये सुनकर उतने में ही हम देखते हैं कि मुसाशी एकदम से पीछे हट जाते हैं और डॉक्टर पेन जमीन में गिर जाते हैं। और यहाँ पर मुसाशी उनसे कहते हैं, देखो, मैं जानता हूँ कि तुम उसकी केयर करते हो और मैं तुम्हारी फीलिंग्स की पूरी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन जो होना है वो तो होकर रहेगा। अगर पिकल का मरना मेरे हाथों लिखा है तो वो मर के रहेगा। तभी एकदम से मुसाशी टोकुगावा से कहते हैं, टोकुगावा, क्या आपको मेरी ओरिजिनल तलवार के बारे में पता है जो कि मैं उस सदी में चलाया करता था? अगर मैं सही हूँ तो वो अभी भी कहीं न कहीं सेफ रखी होगी। क्या आप उसे मंगा सकते हैं मेरे लिए? और तभी टोकुगावा कहते हैं, हाँ, आप अपने स्वॉर्ड केनशिगे की बात कर रहे हैं। वो आज भी सही सलामत एक टेम्पल में रखी हुई है, वो आपको मिल जाएगी। खैर, तभी सीन होता है चेंज और हम देखते हैं यहाँ पर डोपो, जो कि बहुत ही मस्कुलर लग रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं और सामने बाकी भी बैठा होता है। और बाकी यहाँ पर कहता है, मैं देख रहा हूँ डोपो, आप कुछ खास ट्रेनिंग कर रहे हैं, तभी आपकी मांसपेशियाँ इतनी ज़्यादा बड़ी लग रही हैं। मैं जानता हूँ आप इतनी ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं। खैर, तभी डोपो कहते हैं, हाँ, तुम जानते हो, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि तुम ही बहुत ट्रेनिंग कर रहे हो बाकी। और तभी बाकी कहता है,
हाँ, मुशाशी से मिलने के बाद मैं काफ़ी बदल गया हूँ। क्या तुमने सुना कि मुशाशी पिकल से लड़ने वाला है, वो भी अपने तलवार के साथ? आज ही टोकुगावा ने बताया और मैंने सुना है बहुत ज़्यादा पब्लिक आ रही है। और उतने में ही बाकी कहता है, ओह, तो जैसा कि ओल्ड मैन ने कहा था वो वैसा ही कर रहा है। एक मिनट, ओल्ड मैन मतलब यूजुरो ने उसके बारे में तुमसे कुछ कहा? हाँ, कई सारी बातें कही और मैं सच बता रहा हूँ डोपो, उन बातों को सुनकर मैं भी चौंक गया था। वो बता रहे थे कि जब वो मुशाशी से मिलने के लिए गए तो वहाँ पर मुशाशी ने उनसे कहा कि वो आज भी चाह रखते हैं दौलत, शोहरत, पैसे, लड़कियाँ, खाना पीना, हर चीज़ की। और आज के डेट में, प्रेजेंट टाइम में वो सब अचीव भी करना चाहते हैं। हाँ, मैं समझ गया। ये गुण तो पूरी तरीके से मियामोटो मुशाशी के ही हैं। तभी मैं कहूँ इतने सारे पब्लिक के सामने लड़ने के लिए वो राजी हो गया, क्योंकि उसे फेम चाहिए। लगता है रेत्सु को सबके सामने मारने के बाद भी उसका पेट नहीं भरा। आपने नोटिस किया डोपो, वो इस क्लोन बॉडी में भी अपने पुराने चाहतों को, अपने ड्रीम्स को, ओरिजिनल मियामोटो मुशाशी के फीलिंग्स को ला रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मुशाशी ने अपने इस क्लोन बॉडी को शुद्ध कर दिया हो, पूरी तरीके से अपनी पुरानी जिंदगी और चाहतों को अपनाकर। और इस शुद्धिकरण के बाद वो एक क्लोन ही नहीं रह जाएंगे, वो लिटरली मुशाशी ही बन जाएंगे। हाँ, बाकी बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल यही बात हो सकती है। लेकिन सच बताओ तो अभी भी मुझे पिकल के लिए थोड़ी सी चिंता हो रही है। क्या बताओ वो सच में उसे मार डाले? हाँ, खैर सच बताऊं बाकी तो पुराने मियामोटो मुशाशी को किसी की जान लेने में कोई परहेज नहीं थी। हो सकता है कि वो पिकल को मार दे, लेकिन ये पिकल का खुद का नसीब होगा। तो पिकल और मुशाशी के बीच ये सीधा सीधा एक शुद्धि की लड़ाई मानी जाएगी। देखना ये है कि जीतता कौन है। तो यार, ये वाला एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन अगले एपिसोड में ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। तो फिलहाल बस इतना करो कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।